नमस्कार। आज भी मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोगों से चाहूँगा कि इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाए। आज भी मैं बात करूंगा एमओएम के 6 सेमेस्टर के एक विषय ई कॉमर्स के चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 जिसमें साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित चैप्टर्स हैं। इसके लिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर पढ़ लूँ कि साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी संबंधित वास्तविक नियमों का अध्ययन कर लेना उचित होगा। इस वीडियो को केवल मैंने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बनाया है। इसका उपयोग यदि आप अन्य स्थानों पर करते हैं तो कृपया उसके पहले कानूनी नियमों का अवलोकन अवश्य कर लें। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट 6 सेमेस्टर के 5th यूनिट के अंतर्गत का चैप्टर है। इसका स्रोत विभिन्न वेबसाइट और इस संबंध में लिखित पुस्तकें के अंश हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी की। तो आज के समय पर जब हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं और इसमें अनेक प्रकार के फ्रॉड हमारे साथ होते रहते हैं। कभी कोई मेल आते हैं, कभी कोई मैसेज आता है, कभी कोई विनिंग का मेल आता है जिससे हमें ये लगता है कि शायद हम इसे जीत गए हैं और जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर एमओएम के विद्यार्थियों के लिए उनके सिलेबस में रखा गया था। इसमें सबसे पहली बात आती है साइबर अपराध की। साइबर अपराध की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कि हम साइबर अपराध किसे कहते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, काल्पनिक वस्तुओं एवं सेवाओं का ऑफर करना, डाटा की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करना, बैंक के ओटीपी प्राप्त कर खातों से रुपयों की हेराफेरी करना, पासवर्ड हैकिंग या क्रैकिंग करके अपराध करना, ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। साइबर अपराध के प्रकार कई हो सकते हैं, जैसे गैर कानूनी सामग्रियों जिसमें ड्रग्स या ऐसी वस्तु जिसका विक्रय प्रतिबंधित है उसे वेबसाइट या किसी ऐप्स या ईमेल आदि के माध्यम से विक्रय करना। और आते हैं इसके अंतर्गत कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए, मोबाइल सॉफ्टवेयर हो गई, इनकी हैकिंग करके डाटा चोरी करना, कॉपीराइट का उल्लंघन करना, वीडियो ऑडियो पुस्तकों की कॉपी करके उसे बेचना, ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से विभिन्न प्रकार के कार्य करना। इसके अलावा साइबर अपराध के अंतर्गत नकली नोट छापना, राजस्व टिकट छापना, स्टाम्प पेपर, मार्कशीट की जाली कॉपी बनाना, ये सब भी साइबर अपराध की ही श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से फर्जी ईमेल भेजना, जिसे क्लिक करके ही कोई वायरस के माध्यम से डाटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं, अर्थात उसे कोड भाषा में बदलकर रुपयों की मांग करना और न देने पर डाटा को डिक्रिप्ट न करना। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे किसी फर्जी वेबसाइट या किसी बैंक आदि के वेबसाइट की नकल कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, मोबाइल में एसएमएस भेजकर उसके माध्यम से अपराध को अंजाम देना, ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में ही आते हैं। और इन सब के अलावा भी ऐसे जो भी अपराध हैं जो इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से किए गए हैं, इन्हें भी कानूनन साइबर अपराध की श्रेणी में रखकर कार्रवाई की जाती है। अब अगर हम बात करें आगे, तो हमारे भारत देश में साइबर कानून क्या कहता है, या क्या साइबर कानून देश में है
तो इसका उत्तर जी हाँ है। भारत में जो साइबर कानून बना हुआ है ये द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा बनाया गया है, अर्थात सन 2000 में ही बना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ई कॉमर्स व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करना तथा साइबर अपराध को रोकना, जिसमें ईमेल, कंप्यूटर्स, मोबाइल, डाटा स्टोरेज डिवाइस आदि से होने वाली हानियों को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया। इस कानून के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। मुख्य चीजें जो इस कानून के अंतर्गत डाली गई हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट को कानूनी मान्यता देना। दूसरी चीज है ई कॉमर्स के अंतर्गत जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये सबको कानूनी मान्यता प्रदान करना। न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा को सबूतों के रूप में स्वीकार्य बनाना। डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता देना। साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी या साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना करना। इसके अलावा फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में मेंटेनेंस की सुविधा प्रदान करना। ये इस कानून के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिससे लोगों को सुरक्षित तरीके से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस संबंध में आगे हम जब चलें तो इस जो एक्ट है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके प्रमुख प्रावधान हैं, अर्थात इसमें जो विभिन्न धाराएं हैं, इन धाराओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल की गई है इसके बारे में छोटी सी कोशिश है। इसके लिए मैंने साइबर अपराध संबंधी जो विकिपीडिया है उसके अध्ययन के बाद इसे यहाँ पे लिया है। इसमें कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश करना, कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश करना, ये सब अलग अलग धाराओं में इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान ये धारा 66A में है। संवाद सेवाओं मतलब SMS, ईमेल। इसके अलावा कंप्यूटर या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है धारा 66B में। किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 66C में। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए भी इस अधिनियम में दंड का प्रावधान किया गया है धारा 66D में। किसी की निजता भंग करने के लिए भी इस धाराओं में प्रावधान है। साइबर आतंकवादियों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है धारा 66F में। इसके अलावा आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से अगर कोई हम ऐसा प्रकाशन करते हैं तो उसके लिए भी धारा 67 में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए भी दंड का प्रावधान धारा 67A में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करना जिसमें किसी बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, इसके लिए भी साइबर लॉ में प्रावधान किए गए हैं। मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान भी इसमें किया गया है। सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकृत रूप से पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान भी इस कानून में है जो धारा 70 के अंतर्गत है। डेटा या आंकड़ों को गलत तरीके से यदि हम पेश करते हैं तो उसके लिए भी इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं धारा 71 के अंतर्गत। आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान भी धारा 72 के अंतर्गत किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का यदि हम उल्लंघन करते हैं, सूचनाओं को सार्वजनिक करने से
संबंधित यदि कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो भी साइबर अपराध के अंतर्गत प्रावधान के अंतर्गत धारा 72A में कानूनन इस पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन यदि हम करते हैं तो धारा 73 के अंतर्गत इस पर प्रावधान किया गया है। सूचना तकनीकी कानून 78 के अंतर्गत इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी भी इन मामलों की जांच अब कर सकते हैं। इसके पहले या डीएसपी रेंज के अधिकारी ही इस प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी में भी साइबर अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं, जिसमें ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना आईपीसी की धारा 503 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिससे मानहानि होती हो, इसे आईपीसी की धारा 499 के तहत कानूनन अपराध है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 463 के तहत कानूनन अपराध है। चोरी छुपे किसी के ईमेल पर नजर रखना आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। वेब जैकिंग आईपीसी की धारा 383, जिसे हैकिंग भी बोलते हैं या क्रैकिंग भी बोलते हैं। ईमेल का गलत इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत इस पर कानूनन जुर्म साबित होता है। दवाओं को ऑनलाइन बेचना एनडीपीसी एक्ट के तहत ये भी अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर लाइसेंस हो तो अपराध नहीं है। हथियारों की ऑनलाइन खरीदी बिक्री भी आर्म्स एक्ट के तहत कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा साइबर आतंकवाद के लिए भी धारा 66F में भी प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि यह आप लोगों के लिए काम की चीजें रही होंगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके पास नई नई वीडियोस समय पर पहुंचते रहें। मैं बहुत जल्द ही इनकम टैक्स विषय के अंतर्गत पूंजी लाभ से संबंधित वीडियो डालूंगा, जो भी एमओएम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। धन्यवाद।